ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 2400 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड के मौजूदा हालात को देखते हुए कल दोपहर 12 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि डीसीजीआई ने 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल यानी इमरजेंसी अप्रूवल को मंजूरी दे दी है। वहीं 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कार्बोवैक्स वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की भी परमिशन मिल गई है। डीसीजीआई ने 12 साल से अधिक आयु के किशोरों के लिए ज़ाइकोव डी को भी मंजूरी दी है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। डॉक्टर पीयूष, नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, और आपके माध्यम से तमाम सुनने वाले श्रोताओं से जुड़ने का मौका मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आप भी डॉक्टर पीयूष रंजन से कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 011234216764। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर पीयूष, अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे देश में जो कोविड की मौजूदा स्थिति है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 2400 से ज्यादा केसेस आए हैं और प्रधानमंत्री कल मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें कोविड की जो वर्तमान स्थिति है उस पर चर्चा होने की संभावना है। आप क्या कहेंगे, आप कैसे देखते हैं जो आजकल कोविड की स्थिति है देश में? देखिए, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड के मामले में जो नए मामले उनमें बढ़ोतरी आई है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ सतर्कता रखने की जरूरत है, कोई पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। वजह यह है कि भले ही नए केसेस के मामले में ज्यादा हुए हैं, लेकिन इन केसेस में जो है ये बड़े ही माइल्ड केस के हैं, चाहे इसके लिए हमारा वाइड स्प्रेड जो टीकाकरण कार्यक्रम है वो जिम्मेदार हो या बहुत लोगों को हो चुका है। तो लेकिन इसलिए कोई परेशानी की बात इसलिए नहीं है, क्योंकि ये डिजीज बहुत ही जो अभी जो वेरिएंट है और जो स्थिति है वो डिजीज इन्फेक्टिव बहुत है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गंभीर केसेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं जी। इसलिए ये संतोष की बात भी है, लेकिन साथ साथ सतर्कता को भी बनाए रखने की जरूरत है। बिल्कुल, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो हमें बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। और एक अच्छी खबर ये है कि 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए जो कोवैक्सीन की इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है डीसीजीआई की ओर से, तो एक अब ये है कि बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि बच्चों में वैक्सीनेशन कैसे होगा, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, तो अब इस इमरजेंसी अप्रूवल से क्या कुछ आप कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये जरूर ही काफी स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जैसे मैं आपको एक उदाहरण समझाऊं कि मेरे बच्चे भी स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं और स्कूल में जैसे कि एक स्कूल के एक बच्चे को जैसे ही कोविड का केस हो गया, तो तमाम जो पेरेंट्स थे उनके बीच में पैनिक ही हो गए कि बच्चे को पॉजिटिव। हालांकि वो बच्चा जो है 2 दिन के अंदर में ही बिल्कुल मामूली सर्दी खांसी जुकाम से ठीक हो गया। तो बच्चों के बढ़ते हुए मामले में मैं एक वैज्ञानिक जानकारी जो कि सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं दोहराना चाहूंगा कि शुरू में ही जबकि वो डेल्टा का केसेस आए थे, जबकि पूरे देश में जो भयंकर त्रासदी हुई थी, उस केस में भी बच्चों में ये डिजीज बहुत ही माइल्ड फॉर्म में। तो इससे 2 इम्पोर्टेंट मोटी बात है। पहली ये बात कि बच्चों में ये डिजीज बिल्कुल माइल्ड फॉर्म में होता है, इसीलिए जो 2 वर्षों से उनका पठन पाठन का कार्य जो बंद था,
इन बातों को लेकर अगर एक आधा बच्चों में पॉजिटिव केस आ भी जाते हैं तो उसे घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ जो नए वैक्सीन जो हैं, जैसे कि 6 से 12 वर्ष के बच्चों में ये हुआ है, उसे जो डॉक्टरी सलाह के बाद उन बच्चों में जिन्हें के हाल में इन्फेक्शन नहीं हुआ है उसमें दिया जा सकता है, और जिसमें किसी भी तरह का ये अतिरिक्त सुरक्षा कवच के रूप में बच्चों के साथ होगा। और स्कूल और माता पिता घर में भी और सभी जगह जो है जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों में अच्छे ढंग से पालन करें, इसको रीएम्फेसाइज कर ही रहे हैं जी। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। और उन बच्चों में जिन बच्चों को कि हाल के इसमें पिछले 6 से लेकर 9 महीने के बीच में कोविड का कोई संक्रमण नहीं हुआ था, तो वो ये वैक्सीन ले सकते हैं, वो जरूर ले लें जैसे जैसे उनका नंबर आए। जी बिल्कुल। और तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं 6 से 12 साल के बच्चों के बीच में, चाहे वो कोवैक्सीन की बात हो या 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कार्बोवैक्स को भी डीसीजीआई ने मंजूरी दी है। 12 साल से ज्यादा के बच्चे हैं वो ज़ाइको डी भी अब ले पाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास पहले ऑप्शंस कम थे, आज की डेट में बड़े सारे ऑप्शंस भी आ गए हैं और स्पेशली बच्चों के लिए तो एक नई शुरुआत है। जी जी। इसके लिए देखिए अलग अलग जगहों पर जो है जो उनके नजदीक वाले में ये तमाम वैक्सीन जो है वो एक जैसे एफिकेशियस हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो इसमें किसी भी तरह की ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। उनके अपने घर के पास में जो कोई भी वैक्सीन मिल रहा हो उसे वो ले लें, और इस बात का केवल ध्यान रखें जिन्हें कि रिसेंट पास्ट में अगर इन्फेक्शन हो रखा हो तो वो डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें कि ये हुआ है, तो उसके बाद एक गैप के बाद ही वो लें। ठीक है। अगर खुदा ना खास्ते किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है तो इसे लेकर के वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। जी बिल्कुल। और इस समय लोगों को एहतियाती डोज यानी प्रिकॉशनरी डोज भी लगाई जा रही है, जो हमारे 18 साल से ज्यादा के लोग हैं और 60 वर्ष के नीचे हैं, तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये प्रिकॉशनरी डोज लग रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से लोग एलिजिबल हैं इसके लिए? देखिए हर वो आदमी जो कि अपना डोज पूरा कर चुके हैं और उन्हें जो पिछला इन्फेक्शन जो है वो 9 महीने के बीच के गैप में नहीं हुआ है जी, तो वो सभी लोग इस वैक्सीन के कैंडिडेट हैं, उन्हें लगवा लेना चाहिए। और लगवाने से जो ये इम्यूनिटी जो है वो कई गुना बेहतर हो जाएगा। अब जबकि आप देख भी रहे होंगे केसेस चाहे जितने भी बढ़ रहे हैं लेकिन किसी भी तरह की कोई गंभीरता की बात नहीं है। तो गंभीर वैक्सीन जो है, जैसे मैं शुरू में भी कहता हूँ कि इन्फेक्शन से नहीं घबराना है जी, क्योंकि इन्फेक्शन से हमें एहतियात रखे रहना है, लेकिन ये इन्फेक्शन किसी भी तरह की कोई ज्यादा वैसी परेशानी नहीं करता है। ठीक है जी बिल्कुल। तो एक राहत की बात आपने ये बताई है कि इन्फेक्शन जरूर हो रहा है लेकिन काफी माइल्ड है, तो इसलिए उतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं चूंकि कोविड का जो बिहेवियर है वो बहुत एबनॉर्मल टाइप का कई बार हो जाता है, तो अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये तो माइल्ड हो रहा है तो हम मास्क क्यों पहने, ये क्यों करें, वो क्यों करें। हमें सतर्कता रखनी है। मेरी बातों का गलत मतलब न निकालें, इसलिए मैं सही ढंग से फिर से एक बार दोहरा करके करता हूँ कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हमें सतर्क जरूर रहना है। क्योंकि कोविड में जो है 1% केस में ही थोड़ा सीवियर फॉर्म में अगर हो जाए, हालांकि इससे भी कम में ये हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें किसी भी तरह से जो है वो अपने जो सुरक्षा गार्ड हैं उसको कम करना है। जैसे आप ये समझ सकते हैं सड़क पर हर दिन जो है वो हजारों की संख्या में एक्सीडेंट होते हैं जी। जो आदमी घर में जीवन भर रहेगा तो वो सड़क पर न जाएगा न एक्सीडेंट होगा, लेकिन एक्सीडेंट की डर से लोग सड़क पर जाना तो नहीं छोड़ देते हैं जी। बस यही करते हैं कि यातायात के नियमों का पालन करते हैं, जो हेलमेट वगैरह पहनना होता है उसका ये करते रहते हैं, तो वो कई गुना यह कम हो जाता है। तो ठीक उसी तरह की ये बात है कि ये इन्फेक्शन जो है माइल्ड है, लेकिन हमें सुरक्षा के जो तमाम उपाय हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो उसको किसी तरह कम नहीं करना है। और जैसा आपने बहुत विस्तार में बताया कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी वैक्सीन से संबंधित कई सारे ऑप्शंस हैं, तो उन सभी ऑप्शन को वो करते हुए जो जिन्हें प्रिकॉशनरी डोज के कैंडिडेट हैं वो प्रिकॉशनरी डोज ले लें, और जिन बच्चों को वैक्सीन के लिए एलिजिबिलिटी है वो वैक्सीन ले लें। जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस एपिसोड में हिस्सा ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन।
आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और आज के हमारे पहले कॉलर मुर्शिदाबाद से हैं अशोक सिंह जी। अशोक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिद्धार्थ जी आपको भी नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मेरा दो सवाल है। नमस्कार जी अशोक जी। पहला सवाल ये, जो गांव घर के अंदर जो गांव होते हैं, गांव में 20-25 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है जी, वो जी। कैसे जाएंगे सर वो वैक्सीन लगाने? या सुबह निकले तो शाम को इतनी लंबी लाइन होती है हॉस्पिटल। मान लीजिए कि कम से कम मतलब 50 गांव को लेके एक हॉस्पिटल है, गांव की बात बता रहा हूँ जी। तो उनके लिए तो 2-3 दिन लग जाएंगे उसमें वैक्सीन लेना, वहाँ पे जाके पड़े रहना पड़ेगा। और दूसरी बात है ये कि सर वो वैक्सीन जो ये अवेलेबल हुआ है, तीसरी वैक्सीन हमने 2 डोज लगा रखा है, तीसरी वैक्सीन का मेरे पास मैसेज भी आ गया जी। क्या मेरे को लगा लेना चाहिए वैक्सीन? जी बिल्कुल। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि वो दूसरी डोज के बाद उन्हें कोविड का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है? नहीं सर, मेरे को इन्फेक्शन नहीं हुआ। इन्फेक्शन नहीं हुआ तो आप इसके आइडियल कैंडिडेट हैं। अगर 2 वैक्सीन के बाद अगर आपका 6 से 9 महीने का टाइम बीत चुका है तो आपको वैक्सीन जो है प्रिकॉशनरी डोज जरूर ले लेना चाहिए। जी। और दूसरा सवाल ये कर रहे हैं कि जो इनका जो सवाल था वो मूल तौर पर जो है वो जो प्रशासकीय है कि वो अगर जो अस्पताल दूर दूर तक हैं तो जैसे जहां तक मेरी जानकारी कि तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसकी व्यवस्था की गई है। कुछ जगह अगर छूट गए हैं तो वो स्थानीय जो ग्राम पंचायत है उनके मुखिया इनकी मदद से जो है अपने गांव में जो है उसकी कैंपिंग करवा सकते हैं। और अब तो वैक्सीन को लेकर के उतनी कोई मारामारी है नहीं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। तो जिनका जब नंबर आए वो लगवा लें। और इसके लिए ही सरकार ने कि बहुत ज्यादा भीड़ लंबी लाइन न लगे, इसके लिए जो है कोविन ऐप जो है उसकी व्यवस्था की गई है। वो ऐप पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और वैक्सीन को लगवा सकते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि घर घर वैक्सीन की भी सरकार ने योजना शुरू की थी कि कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए, तो अब इस तरह की समस्या नहीं होगी और वो लोग जो सुदूर गांवों में हैं वहां भी ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लेते हैं। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। हेलो नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार महेश जी, नमस्कार। मैं जानना चाह रहा हूँ जी, हमने जो है तीनों डोज ले लिए हैं और जो हमें तीसरी डोज कब तक सुरक्षित रखेगी और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी? जी डॉक्टर पीयूष, जो प्रिकॉशनरी डोज कब तक इफेक्टिव रहेगी? जी ऐसा ही अभी जो हमारे पास जो वैज्ञानिक आंकड़े हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि एक वैक्सीनेशन लेने के बाद 1 साल तक जो एंटीबॉडी का लेवल जो है वो ठीक रहता है। इसमें किसी भी तरह के घबराने या चिंता करने की बात नहीं है। तो मेरा यही ये निवेदन है कि इतने समय तक तो ये बचाव करेगा ही, लेकिन धीरे धीरे ये जो कोविड का पैंडेमिक है वो अपना जो चूंकि हर्ड इम्यूनिटी के कारण जो है ये और भी ज्यादा लंबे समय तक जो है वो बचाव दे सकता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। अगर एक बार अभी आप ये लगवा लें और जैसे जैसे हमारे पास और ज्यादा आंकड़े आएंगे वैसे वैसे शायद वैक्सीन में भी और सुधार हो और लंबे समय तक जो है वैक्सीन को हमें प्रोटेक्शन दे। लेकिन एज ऑफ नाउ कि कोई भी जो वैक्सीन के डोज के बाद 1 साल तक जो है वो प्रोटेक्शन मिलता है। जी। और इस बीच दिल्ली से हमारे साथ धर्मवीर जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी। जी धर्मवीर जी। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आज ही हमारी एक श्रोता थे जो अभी एक्सपायर हो चुके हैं, वो काफी पुराने नियमित श्रोता रहे हैं, देवकी नंदन जी। उन्होंने अपना शरीर डोनेट कर दिया था साइंस के स्टूडेंटों के लिए जी। ऐसे श्रोता की तरफ से, उनके फैमिली की तरफ से एक सवाल मुझे जानने को मिला। कहते हैं कि अगर किसी का स्टंट डला हो और उसके बाद उनको हार्ट अटैक हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, क्या ये वैक्सीन लगाने के बाद इसका कोई साइड इफेक्ट? उन्होंने मुझसे पूछने की कहा था कि आप डॉक्टर साहब से जरूर पूछना। और मैं एक चीज और ये पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब
कि जैसे कि अभी सरकार की तरफ से एक नया वो नियम दोबारा चालू कर दिया है कि मास्क लगाना पड़ेगा, नहीं तो 500 रुपए का जुर्माना होगा। सरकार क्या ये सख्ती करे थोड़ी सी और, तो क्या हम लोग जागरूकता के दौरान तो इतना समझ चुके हैं कि मास्क जरूरी है हमारे लिए। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही ये बात कही कि कोविड अपने आप में ना एक सामाजिक बीमारी की तरह ये उभर का है। इसमें सामाजिक बीमारी से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि इसमें सुरक्षा के उपाय जो हैं वो सामाजिक हैं, और हर एक लोगों को अपने इसके बचाव में जो एक कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका जरूर पालन करते रहना पड़ेगा। सरकार सख्ती करती है, ये मैं मानता हूँ। लोग चूंकि इसका नेचर माइल्ड हो गया, इसकी वजह से लोग जो है वो भीड़ भाड़ वाले जगह से जो बचाव है के जितने भी उपाय थे उसका पालन नहीं कर पा रही थी। इसलिए जो कम्युनिटी और व्यापक राष्ट्रीय हित में, व्यापक सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए जरूर सरकार को नियम कड़े पालन करने वाले कड़े नियम बनाने पड़े, जिसमें जुर्माना का भी प्रावधान किया गया। लेकिन मेरा आप सबों से ये आग्रह रहेगा कि यह मौका ही न दे कि लोग जो है कड़े नियम या जुर्माने का ये की वजह यह है, वो खुद से ही वो इतना ज्यादा इतनी ये रिलीजियसली इसका पालन करें कि खुद से कि जुर्माने की कोई आवश्यकता ही न पड़ जाए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर पीयूष, हमारे एक श्रोता आयुष लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब से ये जानना चाहते हैं कि आजकल जो कोविड हो रहा है उसके किस तरीके के सिम्टम्स या लक्षण आ रहे हैं। देखिए, ये जो सिम्टम्स जो है वो बेसिकली सेम ही जैसा है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसा है। इसमें जो आजकल जो ये ओमिक्रॉन वाला जो है, ओमिक्रॉन एक्सी वाले जो वेरिएंट हैं, उन वेरिएंट्स में ये बात देखी गई है कि इसमें जो परेशानी जो है वो कम है। मतलब जो पहले जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे फेफड़े में ज्यादा इन्फेक्शन होता था, अब फेफड़े की बजाय जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे गले में और दूसरी जगह पे इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और इसमें ये भी जानना चाहते हैं कि जांच कब करानी चाहिए? अगर आपको इस तरह के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या कुछ वेट करना चाहिए या तुरंत जांच करानी चाहिए? इसमें कोई भी लेटेंसी पीरियड नहीं है, जिसे हम लोग इंक्यूबेशन, जैसे सिम्टम आए वैसे आदमी जांच करा सकता है। जी। और इस बीच लोनी गाजियाबाद से यामीन भाई रेडियो वाला हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार जी। जी यामीन भाई बताएं। सबको भी नमस्कार जी। नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा था, क्या हम चौथी लहर की तरफ जा रहे हैं? तो ये जानना चाह रहा था मैं, और ये जानना चाह रहा था कि ये तीसरी डोज जो है 18 से ऊपर वो जो लगेगी, क्या ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी को लगाई जा रही है? आपने दूसरा सवाल क्या पूछा? जी एक बार दोहराएं। जी, प्रिकॉशनरी डोज के बारे में जानना चाहते हैं कि जो 18 साल से ज्यादा लग रही है, क्या ये सरकारी केंद्रों पर भी लग रही है? देखिए, अभी इसके संबंध में नियम रिवाइज किए जा रहे हैं। प्राइवेट में तो ये लग ही रहा है। जो हायर, जो सीनियर सिटीजन थे, फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स थे, या जिनमें हाई रिस्क का था, उनको मिल रहा है। लेकिन 18 से 45 तक में भी ये अभी नियम का वो घोषणा का इंतजार करें, और उसके तो कम से कम कोविन वो पोर्टल पर वो जरूर अपने आप को ये रजिस्टर करें। नंबर 1। नंबर 2, जो चौथी लहर की बात जो ये हो रही है, तो ये वेरिएंट जरूर नया आया है, बिल्कुल खत्म होने पर थोड़ा सा आया है, लेकिन ये छोटे छोटे टेल्स जिसे हम लोग कहते हैं पैंडेमिक का, वो जरूर थोड़े टाइम तक रह सकता है। उसके लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जी। और गाजियाबाद से सुभाष जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम में अपने सवाल के साथ। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। सुभाष जी नमस्कार। सर नमस्कार, आपको भी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी, बताएं सुभाष। सर मेरा ये प्रश्न है कि जो आंख पर जो असर होता है डायबिटीज के पेशेंट को, क्या उसमें कोरोना का भी इफेक्ट हो सकता है क्या? आंख पर असर क्या डायबिटीज के अलावा कोविड से भी हो सकता है? कोविड का कोई भी सीधा रोल नहीं देखा गया है। डायबिटीज में जरूर आंख का ये दुष्प्रभाव देखने को मिला है, लेकिन आंखों पर सीधे तौर पर कोविड का कोई भी डायरेक्ट असर ऐसा नहीं देखा गया। जी। और हमारे एक श्रोता ये लिख रहे हैं अजीत कि कोविड के बाद से इनकी नींद में
थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है और इन्हें देर रात तक नींद नहीं आती, जिसकी वजह से अगला दिन इनका बहुत बोझिल रहता है। तो क्या इसके लिए स्लीप डिसऑर्डर के लिए ये कुछ कर सकते हैं? और डॉक्टर पीयूष, आपने इसके ऊपर काफी काम किया है, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इनके केस के साथ एक जनरल भी देखें तो आजकल लोगों में बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और दूसरी समस्याओं की वजह से जो स्लीप डिसऑर्डर है वो काफी ज्यादा हो गया है। तो एक साउंड स्लीप लेने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, साउंड स्लीप लेने के लिए ये जरूरी है कि जो आदमी जो नियमित तौर पर व्यायाम करे, जिसे हमें गुड स्लीप हाइजीन की बात करते हैं, जैसे रात को वो सोने से पहले जो है स्क्रीन टाइम जिसे कहते हैं, मोबाइल या लैपटॉप या ये सब ना देखे। नंबर एक ये बात हो गई। नंबर 2 ये बात हो गई कि सोने के पहले जो है वो जैसे रात को 10 बजे वो बिस्तर पर जाते हैं तो 3-4 घंटे पहले भोजन कर लें और उसके बाद आधे 1 घंटे तक में वो सैर कर लें, हाथ पैर धो लें और उसके बाद आराम से सोने के लिए जाएं। ठीक है। और सवेरे तक जो काम के लिए जो है वो बीच बीच में जो है, जो जब कभी भी जिन लोगों को संभव हो तो वो सोते समय किसी भी तरह का गाना या इस तरह की चीज ना करें। इसके बाद भी अगर किसी को तनाव, अत्यधिक अवसाद या चिड़चिड़ेपन की शिकायत रहती है या नींद नहीं अगर आती है तो वो थोड़े समय तक डॉक्टरी सलाह लेकर के वो दवाइयों का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी सलाह के बाद करें। जी। और बाय दैट टाइम जैसे ये नियमित तौर पर व्यायाम करना, ये बिस्तर पर सो करके लेट करके नहीं पढ़ाई करना, इन सभी चीजों का अगर वो कोई पालन करे तो जरूर इसमें जो है वो राहत मिलेगी। जी। और हमारी एक श्रोता अंजू पूछ रही हैं कि अक्सर तनाव के समय इन्हें सपने बहुत आते हैं, तो क्या इसका किसी स्ट्रेस से रिलेशन है? देखिए, तनाव के समय में सपने आने का, देखिए वो कुछ लोगों को स्लीप टेरर ऐसा हो सकता है, नींद में असर ऐसा पड़ सकता है। लेकिन जो यहाँ ये बात समझने की है कि अगर तनाव के कारण जैसे सपने ज्यादा आना, जिसे हम लोग रेम स्लीप कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट वाले स्लीप जिसमें साउंड स्लीप नहीं होता है, सवेरे थकान रहेगा, शरीर को आराम नहीं मिलता है, तो इसके लिए वो उचित, अगर तनाव उनको बराबर रहता है तो वो साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से मिल करके जरूर इसका वो इलाज करवाएं। जी। और देखिए, स्लीप डिसऑर्डर की बात हो रही थी तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड आने लगे। हमारी एक श्रोता पूनम ये पूछना चाह रही हैं कि उनके पति को बहुत खर्राटे लेते हैं ये, और जिससे कि पूरा परिवार डिस्टर्ब रहता है, तो क्या इसकी भी पूछ रही हैं कि कोई दवा होती है, कोई इलाज है? देखिए, इसे हम लोग खर्राटे के कारण जो ये दिक्कत होती है उसे हम लोग स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर कहते हैं। ये जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है या फिर जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो जहाँ सांस की नली होती है, उसमें अगर किसी भी तरह का बनावट में दोष होता है या ज्यादातर मोटे लोगों में होता है, तो वो रात में सोने का ये खर्राटे लेने का हो जाती है। इससे न सिर्फ बाकी सदस्यों के सोने में दिक्कत होती है, बल्कि उस व्यक्ति को भी बहुत सारे बीमारी, जैसे कि दिन भर थकान ज्यादा रहना, बोझिल रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ऐसे कई सारे बीमारी स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर के साथ देखे गए। जहां तक उन्होंने दवाई की बात की, इसकी सबसे कारगर दवाई जो है वो है बॉडी वेट को लूज करना। ठीक है। तो वो बॉडी, जो ज्यादा बॉडी वेट होते हैं, वो डॉक्टरी सलाह के बाद जो है वो दवाइयां भी उनको दी जा सकती है और सर्जरी भी हो सकता है, जिसे बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं। लेकिन ये सारी जो दवाइयां और ये चीजें हैं, इसे जो लाइफस्टाइल रिलेटेड इंटरवेंशन है, जैसे खाने में बैलेंस डाइट और जो एक्सरसाइज है, इसके साथ साथ ही पालन करें, और ये दवाइयां खुद से न लें और भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। अलग अलग तरह के सोशल मीडिया में या कई बार अखबारों पर भी कि 3 महीने में बॉडी वेट कम कर लीजिए, ये प्रोटीन खा लीजिए, ये हर्बल ये खा लीजिए, वैसा बिल्कुल ना करें। इसके लिए जो है जो प्रॉपर इनका ये गाइडेंस है, मैं दवाइयों के नाम इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग खुद से मेडिकेशन करें, और वो दवाई जो कुछ खास लोगों को ही दिया जा सकता है, उसके अपने इंडिकेशंस होते हैं, तो वो डॉक्टर से इस संबंध में जांच करा लें। इनके प्रश्न के संबंध में कि हाँ ये एक बीमारी है जो कि गंभीर हो सकती है अगर इसका इलाज न कराया जाए, लेकिन अगर इलाज कराया जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। डॉक्टर पीयूष, ये बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अक्सर हम सबका भी अपना व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है कि कई बार जब आप सार्वजनिक किसी ट्रेन से यात्रा करते हैं या ऐसी जगह जाते हैं, तो मैंने ये तक देखा है कि लोग उस व्यक्ति को जगा देते हैं कि भाई साहब
आपकी वजह से कोई भी सो नहीं पा रहा है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के लिए जो खर्राटे ले रहा है उसके लिए बड़ी ऐसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि इसमें उसका अपना कोई दोष नहीं होता। तो ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो जिसकी वजह से उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, नींद जो उस व्यक्ति की वजह से दूसरे लोगों का नींद खराब होना, तो ये एक पहलू है। उस व्यक्ति विशेष को भी शरीर के अंदर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये जैसी भी दूसरी गंभीर बीमारियां होती रहती है जो अंदर अंदर उसके शरीर को नुकसान पहुंचाती रहती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये जरूरी है कि इसे सिर्फ वो जो है हल्के में न लेते हुए प्रॉपर इलाज कराएं, और कुछ लोगों को जो है जिसे हम लोग बाईपैप मशीन कहते हैं, उन मशीन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके लिए जरूर वो विशेषज्ञ सलाह है। तो डॉक्टर पीयूष, आप ये मतलब ये भी हो सकता है कि क्या ये किसी बीमारी का भी लक्षण हो सकता है कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर चल रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है? देखिए, ये मोस्टली जो है वो दो तरह की वजह से, एक तो अत्यधिक मोटापे की वजह से, जिनमें नाक और ये सब गले में अगर जिनको मोटापा, गला मोटा रहता है तो उन्हें खराटे की तकलीफ होती है। दूसरा जो नाक और ये नेजल टर्बिनेट्स कहते हैं, उसमें अगर कोई हड्डी अगर बढ़ जाए तो उसकी वजह से हो सकता है। तो ये विशेष तौर पे जांच कराने के लिए से ये पता चलेगा, तो यही ये जरूरी है। लेकिन आम लोगों के लिए ये मैसेज है जिसका कि वो पालन बगैर डॉक्टरी सलाह के आज अभी इस कार्यक्रम को सुनने के बाद कर सकते हैं, वो है संतुलित भोजन करें, व्यायाम करें और अपने बॉडी वेट को एप्रोप्रिएट रखें। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है आपने। और इस बीच हिसार का रुख करते हैं, राजेंद्र जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार, और डॉक्टर पीयूष साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूँ, जैसे खराटे आने से पहले कोई क्या बीमारी का भी संकेत होता है क्या? और दूसरा ये जानना चाहता है, जैसे शुगर है या और भी है, तो चेक कराने से भी डॉक्टर साहब या कोई आता है तो पहले शरीर बॉडी देख के कितना पहले बता सकती हैं क्या इसको शुगर होने की संभावना है? ये जानना है डॉक्टर साहब। जी, मैं आपके दोनों सवालों के लिए, बड़े महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछे कि जो रोग के लक्षण, जो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इन रोग के अपने लक्षण होते हैं। शुगर में की बीमारी में ऐसा ये होता है कि बार बार मुंह सूखना, पेशाब ज्यादा बार बार आना, चक्कर आना, या फिर जो अनकंट्रोल या जैसे हम लोग ये कहते हैं कि बिना कोशिश किए हुए शरीर का वजन का कम होना, बार बार इन्फेक्शन होना, ये सभी लक्षण है। उसी तरह से हाइपरटेंशन का ये है कि सर में दर्द रहना, सर भारी रहना, हल्का चक्कर होना, ये सारे इम्पोर्टेंट कारण है जिसके द्वारा कि इस इन्फेक्शन को हम लोग ये मान सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर पीयूष, अब समय नहीं है हमारे पास, हम इस चर्चा को आगे सभी बातों पे चर्चा होगी फिर कभी। आधे मिनट में मैं इस बात को समराइज कर दूं। ऐसे लोग जिनके परिवार के जो प्राइमरी मेंबर हैं, जिनके माता पिता या भाई बहन को डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, वो नियमित तौर पर ज्यादा सजग रहे, 3 से 6 महीने में एक बार डॉक्टर की सलाह के अनुसार वो जांच करा लें। नंबर 2, जिनका वजन ज्यादा है, जो ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ ये करते हैं, वो भी बीच बीच में अपना जो है ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जांच कराते रहें। ये ऐसी बीमारी है जो कि मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक रहती है। इसके लिए हमें ये कोशिश करना है कि इसके पहले कि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करे, हमें इसका जांच करा लें। जी बिल्कुल, हमें एक स्वस्थ जो है जीवन शैली को अपनाना चाहिए। डॉक्टर पीयूष, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से लोगों से जुड़ने का मौका मिला, बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर पीयूष ने आपको कोरोना और खास तौर से आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, एक अच्छी जीवन शैली आप कैसे अपना सकते हैं, किस तरह से अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं, कोविड से आप कैसे बचे रह सकते हैं, वैक्सीन को आपको कैसे लगवाना है, तो इन सब चीजों का आप पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।